नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जनरल स्टडी विजन के थ्रू में। तो जो आज हम शुरू करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन। हालांकि इन दोनों देशों के बीच में रिलेशन सामरिक दृष्टि से और वैश्विक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी रहते हैं, लेकिन भारत इनके बीच में संबंधों को देखते हैं अभी। तो भारत और चीन जनसंख्या की दृष्टि तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और इनका विकास सामरिक और आर्थिक विकास दोनों के द्विपक्षीय संबंधों पर बहुत प्रभाव डालता है। इन दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं का विकास वैश्विक स्तर पर भी निर्णयों को बहुत प्रभावित करता है, यानी ग्लोबल लेवल पर जो निर्णय होते हैं उनको बहुत प्रभावित करता है इनका विकास। अब देखते हैं दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों में हालांकि कभी कभी खतरों के संकेत भी दिखते हैं और दोनों अक्सर तनाव और अविश्वास से पीड़ित भी रहते हैं, मगर पिछले कुछ दशकों से इनमें नाटकीय परिवर्तन भी हुए हैं। जैसे 1960 और 70 के दशक में गहरी शत्रुता से लेकर 1980 के दशक में मेलजोल तक, यूएसएसआर के पतन के बाद से पुनर्समायोजन और हाल के दिनों में बढ़ती राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, सब इन संबंधों में नाटकीय परिवर्तनों का ही रूप है। दोनों पड़ोसियों के बीच हालांकि कभी कभी खतरों के संकेत भी दिखते हैं। दोनों अक्सर तनाव और अविश्वास से पीड़ित भी रहते हैं, लेकिन कुछ दशकों से इनमें नाटकीय परिवर्तन भी हुए हैं। 1960 और 70 के दशक में गहरी शत्रुता देखकर। अब देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये दोनों प्राचीन सभ्यताएं भारत और चीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। बड़ी दो आबादी वाली अर्थव्यवस्थाएं पड़ोसियों के साथ चीन आदि जैसी सामान्य विशेषताओं को साझा भी करते हैं। आधुनिक संबंध 1950 से शुरू हुए, जब 1 अप्रैल 1950 से को चीन के साथ जनवादी गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला भारत पहला गैर समाजवादी देश बन गया था। 1954 में दोनों देशों ने संयुक्त रूप से पंचशील यानी शांतिपूर्ण सहस्थिति के 5 सिद्धांत की व्याख्या की। प्रधानमंत्री नेहरू ने अक्टूबर 1954 में चीन का दौरा किया। 1962 में भारत और चीन सीमा संघर्षों के लिए गंभीर झटका था। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ऐतिहासिक यात्रा में द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के एक चरण की शुरुआत भी हुई। 1993 में शांति और शांति के रखरखाव पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की यात्रा के दौरान भारत सीमा क्षेत्रों पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ती स्थिरता और पदार्थों को दर्शाती है। मई 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद संबंधों को एक मामूली सा झटका लगा। राष्ट्रपति KR नारायणन ने मई 2000 में चीन की यात्रा की, जिसमें उच्च स्तरीय आदान प्रदान की वापसी को चिन्हित किया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जून 2003 में चीन का दौरा किया, जिसके दौरान संबंधों को और व्यापक सहयोग के सिद्धांतों के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए। यह चीन और भारत के बीच उच्चतम स्तर पर हस्ताक्षरित द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर पहला व्यापक दस्तावेज था। वर्ष 2011 चीन भारत विनिमय का वर्ष था। भारत और चीन के बीच शांति और समृद्धि के लिए सहकारी साझेदारी ने मजबूत और स्थिर विकास की गति को बनाए रखा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अतिपूर्ण आदान प्रदान और सहयोग का विस्तार हुआ। हाल के दिनों में 2017 में डोकलाम गतिरोध के साथ संबंधों में गिरावट देखी गई। हाल ही में वुहान अनौपचारिक शिखर सम्मेलन 2018 में मदद ने चीन के द्विपक्षीय संबंधों के विकास को दर्शाया। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस फॉर चाइना फॉर इंडिया। तो कल्चरल सिग्निफिकेंस देखते हैं चाइना का इंडिया के बीच में के साथ। भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंध हालांकि प्राचीन काल से है। सिल्क रोड न केवल भारत और चीन के बीच एक प्रमुख व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता है, बल्कि भारत से पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सुविधाजनक बनाने का भी श्रेय दिया जाता है इस सिल्क रोड को। अब देखते हैं इकोनॉमिक रूप से योगदान चीन का भारत के लिए। चीन 70 अरब से अधिक द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा भागीदार है। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखते हैं इसको। चीन सबसे तेजी से उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति है, इसलिए चीन के साथ अच्छे संबंध भारत के बीच भी गंभीर राजनीतिक निहितार्थ, यानी भारत के साथ उसके संबंध राजनीतिक रूप से बहुत महत्व रखते हैं। अब स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट में देखते हैं इस चीज को। वन बेल्ट वन रोड जैसे मुद्दे वैश्विक रूप से चीन और पाकिस्तान
आर्थिक गलियारे के साथ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला जो चीन अभी बना रहा है द्वीपों की, के लिए इस दिग्गजों के बीच बेहतर संबंध की आवश्यकता है। ग्लोबल लेवल ग्लोबल लेवल के एस्पेक्ट पर देखते हैं तो ग्लोबल लेवल पर राष्ट्रीय निर्णय हितों को सुरक्षित रखने के लिए चीन का आर्थिक सहयोग आवश्यक है, जिसमें यूएनएफसीसी, यूएनएससी, ब्रिक्स और डब्ल्यूटीओ आदि जैसे वैश्विक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनालिसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशनशिप, यानी विभिन्न एस्पेक्ट्स पे इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशनशिप क्या मायने रखती है। तो भू राजनीतिक स्तर पर चीन और भारत में बहुत कुछ समान है। दोनों ही प्राचीन सभ्यताएं हैं जिन पर अतीत और शाही विजयों के निशान भी हैं। दोनों तेजी से आधुनिकीकरण कर रहे हैं, वैश्विक व्यापार और आर्थिक महाशक्तियों के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त भी कर रहे हैं। इसके अलावा वे दोनों अपने सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं, जो सामूहिक रूप से दुनिया की 1/3 से अधिक आबादी के घर भी हैं। भौगोलिक निकटता, राजनीतिक अंतर, जनसंख्या और क्षेत्र में आकार की विशालता, वैश्विक स्तर पर ईर्ष्यापूर्ण रुख, भारत और चीन दोनों का आर्थिक विकास उनके द्विपक्षीय संबंधों को परिभाषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्चतम राजनीतिक स्तर सहित दोनों देशों के नेताओं और अधिकारियों के बीच नियमित रूप से बातचीत भी होती रहती है। फिर भी इन समानताओं के बावजूद चीन और भारत अपनी साझा सीमा और अन्य तनावों को हल करने में असमर्थ रहे हैं। इस प्रकार दुनिया के हिस्से में दो सीमावर्ती देशों के बीच संबंध और संघर्षों, संधि और संकल्पों का सम्मिश्रण पैक है, मतलब मिश्रित पैक है। इस पैक में संबंध, संघर्ष और संधि सब कुछ है। उनका उल्लंघन द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं में भी देखे गए। संघर्ष, सहयोग और प्रतिस्पर्धा का एक आवर्तिक विषय है, इस पर निम्नलिखित शीर्षकों के तहत चर्चा की गई है। CCC आधारित भारत चीन संबंध, यानी संघर्ष, सहयोग और समझौता। संघर्ष के क्षेत्र, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, यह मैकमोहन की विवादित स्थिति में निहित है। मैकमोहन रेखा जो भारत और तिब्बत के बीच सीमा को परिभाषित करती है। चीन के बीच अक्साई चीन और भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश के महत्व को के कारण दोनों पक्षों के बीच सीमा विवाद को हल करने में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। भारत और चीन सीमाओं के बीच 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पश्चिमी क्षेत्र, यानी विवादित क्षेत्र, इसमें अक्साई चीन क्षेत्र शामिल है। एक क्षेत्र जो मूल रूप से जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, चीन द्वारा अपने झिंजियांग क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा किया जाता है। 1962 के युद्ध के बाद यह चीन द्वारा प्रशासित है। यह दूसरा सबसे बड़ा भारत चीन सीमा क्षेत्र है, जो 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। हालांकि यह निर्जन भूमि है, लेकिन जबकि पूरे भारत में अक्साई चीन क्षेत्र के साथ साथ सक्सकाम घाटी, जो पाकिस्तान द्वारा चीन को उपहार में दिया गया भारतीय क्षेत्र है, उस पर दावा भी करता है। चीन दौलत बेग ओल्डी, यानी अक्साई चीन के दक्षिण में लेह में स्थित एक तहसील पर भारतीय नियंत्रण का विरोध करता है। ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया की मेजबानी करता है। केंद्रीय क्षेत्र, निर्विवाद, यह निर्विवाद क्षेत्र है। इस क्षेत्र की 625 किलोमीटर की सीमा दो देशों के बीच कम से कम विवादास्पद है। दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में सीमा को लेकर कोई असहमति नहीं है। हालांकि चीन ने सिक्किम पर भारत की संप्रभुता को मान्यता दी है। नाथुला दर्रे पर व्यापार शुरू किया था, लेकिन डोकलाम में गड़बड़ी जैसी छुटपुट घटनाएं हर तरफ परेशानी का कारण बन सकती है। इसको मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। आप देखिए, ये मैप जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, इनमें ये हिस्से मेंशन किए गए, मतलब कौन सा केंद्रीय क्षेत्र है और कौन सा निर्विवाद क्षेत्र है, कौन सा विवादित क्षेत्र है। अब देखते हैं इसका पूर्वी क्षेत्र, जो सबसे ज्यादा विवादित क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर, जिसे अब चीन अभी भी अपनी सीमा क्षेत्र होने का दावा करता है, सबसे बड़ा विवादित क्षेत्र है, जो 9,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर करता है। इसे औपचारिक रूप से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता है।
1962 के युद्ध के दौरान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की और अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी मैकमोहन रेखा का सम्मान करते हुए वापस ले लिया। हालांकि उसने इस क्षेत्र पर अपना दावा जारी रखा है। आजकल अरुणाचल लगभग पूरे अरुणाचल पर चीन का कब्जा है। यही कारण है 2017 में दलाई लामा की तवांग मठ यात्रा एक ऐसा विवादास्पद द्विपक्षीय मुद्दा बन गया था। मैकमोहन रेखा सीमा विवाद। मैकमोहन रेखा सीमा विवाद चीन और भारत के बीच संबंधों के क्षेत्र में है। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन ने अपने नियंत्रण रेखा को आगे बढ़ाने और दक्षिण एशिया में अपनी कॉलोनी के आसपास बफर जोन स्थापित करने की मांग की। 1913-14 के में चीन, तिब्बत और ब्रिटेन के जनप्रतिनिधियों ने भारत में एक संधि पर बातचीत की, जिसका नाम था शिमला कन्वेंशन। उस समय ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने शिमला समझौता के दौरान 550 मील मैकमोहन रेखा को ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच सीमा के रूप में तैयार किया था। तथाकथित मैकमोहन रेखा मुख्य रूप से उच्चतम वाटरशेड सिद्धांत पर खींची गई, जो पहले ब्रिटेन और तिब्बत के बीच लावारिस या अपरिभाषित सीमाओं का सीमांकन करती थी। मैकमोहन रेखा ने ब्रिटिश नियंत्रण को काफी हद तक उत्तर की ओर ले आया। सम्मेलन में तिब्बती और ब्रिटिश प्रतिनिधि उस लाइन पर सहमत हुए जिसमें तवांग और अन्य तिब्बती क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया। हालांकि चीनी प्रतिनिधि ने लाइन को मानने से इनकार कर दिया। बीजिंग ने इस सुदूर उत्तर में असम के मैदान तक सीमा क्षेत्र का दावा किया। भारत जो अपना क्षेत्र मानता है, उस पर चीनियों के दो बड़े दावे हैं। एक दावा पश्चिमी क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर में लद्दाख जिले के पूर्वोत्तर भाग खंड में अक्साई चीन पर है। यह जम्मू कश्मीर की शक्सकाम घाटी में गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में 5180 किलोमीटर क्षेत्र के अलावा है, जिसे 1963 में पाकिस्तान द्वारा चीन को अवैध रूप से सौंप दिया गया था। यानी 1963 में पाकिस्तान ने जो भारत का कब्जा किया था जिस घाटी पे, उसको चीन को अवैध रूप से सौंप दिया गया। दूसरा दावा अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में है और यह लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर भारत चीन सीमा क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में है। बीजिंग ने कहा है यह अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है। बीजिंग ने कहा है कि वह अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है। भारत चीन पर अक्साई चीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाता है, जबकि चीन भारत पर अरुणाचल प्रदेश की कब्जा करने का आरोप लगाता है। जिसे यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा कहता है। यह आरोप प्रत्यारोप दोनों देशों के बीच में अक्सर चलता ही रहता है और यही वजह है दोनों देशों के बीच के संबंधों में अक्सर खटास भी रहती है। चीनी सरकार अवैध मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देती है और उसे देश पर साम्राज्यवादी आक्रमण का प्रतीक मानती है। इन दोनों दावों और प्रतिवादों का मतलब है वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1962 के युद्ध के बाद की वास्तविक सीमा अभी तक जमीन पर भौतिक रूप से सीमांकित नहीं हुई है। नतीजतन LAC की अलग धारणा के कारण सीमा पर कई झड़पें और घुसपैठ भी हुई है। जॉनसन लाइन वर्सेस मैकडोनाल्ड लाइन। यह लाइन ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत और नक्शों की विपरीत समझ के कारण दोनों देश अपनी सीमाओं को जमीन पर अलग अलग बिंदुओं पर देखते हैं। दोनों देश अंतिम मील तक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जॉनसन लाइन और मैकडोनाल्ड लाइन दोनों राष्ट्र अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं। ये दोनों रेखाएं दोनों के क्षेत्रों को सीमांकन करती है। जॉनसन लाइन भारत को स्वीकृत अक्साई चिन्ह को भारत के क्षेत्र के रूप में चिन्हित करती है, जबकि मैकडोनाल्ड लाइन चीन सीमा का रुख या अक्साई चीन को भारतीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित करती है। 1962 की गर्मियों के दौरान भारत और चीन के बीच के संघर्षों और सैन्य घटनाओं को से पहले हुआ था। फिर से पढ़ लेते हैं इसको। मैकडोनाल्ड लाइन चीन सीमा का रुख यह अक्साई चीन को भारतीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित करती है। 1962 की गर्मियों के दौरान भारत और चीन के बीच विभिन्न संघर्षों और सैन्य घटनाओं के से पहले हुआ था। फिर 20 अक्टूबर 1962 को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने चीन ने लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा के पार भारत पर आक्रमण किया। युद्ध की शुरुआत तक भारत को विश्वास था कि यह युद्ध नहीं होगा। बहुत कम तैयारी थी।
एक महीने के लंबे युद्ध के बाद चीन ने 19 नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। तब तक चीन दोनों मोर्चों पर महत्वपूर्ण प्रगति कर चुका था और भारत को भारी झटका लगा और भारत बुरी तरह हार गया। चीन ने अक्साई चीन पर नियंत्रण हासिल करने के लिए अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। पूर्वी क्षेत्र में चीन सैनिक मैकमोहन रेखा के उत्तर में वापस चले गए। सीमा विवादों को सुलझाने के लिए समझौतों और पहल। वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन नेक्स्ट एपिसोड। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक करें, फॉलो करें और चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़।